इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में आप इधर देखें, ईएम वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दो तरीके के वेक्टर से मिलके बनती हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक क्या होगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये वाला, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और दूसरा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। ओके, तो ये जो वेव्स हैं भाई, ये इस तरीके से मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यस, कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ये वाला, और ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया नीचे वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ऐसे ही इधर है, इसमें भी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं दोनों। ये थोड़ा सा ये बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, थोड़ा वेट करिए। इस तरीके से तो बेटा ये इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट मान लो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये कैसे चेंज होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये कैसे बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरीके से बनेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, ईएम वेव बनती है। और इसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। सनलाइट, जो लाइट आती है आपकी, जो लाइट भी है वो एक ईएम वेव है, इसे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए। तो ईएम वेव आपको समझ में आ गई होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से मिलकर बनती है। तो इसको हम और आगे स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम आज सबसे पहले जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, और वो टॉपिक है आपका इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये तो आप देख ही चुके होंगे, मैं इसे साफ कर देता हूं, रफ किए देता हूं। टॉपिक इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। टॉपिक इज कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। तो ये जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है इसको इनकंसिस्टेंस बताया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा कि जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंस है इसकी, यानी ये कैसा है, ये इनकंसिस्टेंस है। तो कैसे उन्होंने इसको प्रूफ भी किया, प्रूफ करके बताया। तो मैं भी आपको यही बताने जा रहा हूं यहाँ, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। ओके, तो इसमें आपको देखिए एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाए दे रहा हूं। ये सर्किट डायग्राम है, इसमें मान लीजिए ये एक कैपेसिटर की एक तरफ की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की। ओके, और ये मैंने इसको आगे ड्रॉ किया, और नीचे मैंने इसमें एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको आगे बढ़ाया और एक की लगा दी। क्या लगा दी बेटा, ये की, दिस इज अ की, और ये क्या है, बैटरी है। इसमें करंट फ्लो होगा इस तरीके से। मान लो इधर करंट आ रहा है आई, तो इधर भी क्या होगा, करंट आई जाएगा इस तरीके से। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, अब यहां करंट आई होगा तो यहां भी तो करंट आई होगा, तभी तो करंट वहां आई पहुंचा। सीधी सी बात है भाई, जब इस सर्किट में यहां आई होगा, यहां आई होगा, तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, सब जगह आई होना चाहिए। तो उन्होंने, मैक्सवेल ने कहा, ये देखिए भाई, ये मैं एक लूप बना देता हूं, ये एक लूप, और यहां भी उन्होंने एक लूप बना दिया। इसको C1 कहा, इसको C2 कहा। ये C1 और ये C2, जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली लूप बनेगा। यहाँ एक लूप बन गया, एक लूप यहाँ बन गया। तो अगर मैं C1 लूप पर एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाऊं तो क्या कहेगा वो कहेगा C1 लूप के लिए B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I कहेगा, यही कहेगा एम्पियर सर्कुटल लॉ C1 के लिए। देखो मैंने C1 लिया है, यही तो कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ अ
लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज पाथ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैं बात करता हूं C2 की। कहां की बात करता हूं? C2 की। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। अब मैं बात करता हूं C2 की। तो C2 की अगर बात करूं तो C2 बराबर BDL इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? यहां भी, यहां म्यू नॉट आई, लेकिन आई की वैल्यू यहां कितनी होगी? 0, क्योंकि करंट इनसाइड द कैपेसिटर इज 0। आपने पढ़ा भी है, कैपेसिटर पढ़ा था पिछले चैप्टर में टर्म 1 में, तो वहां आपने देखा होगा। तो 0, तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया? ये तो 0 हो गई, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी BDL C1 का लूप के लिए और ये भी BDL C2 के लिए क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। कहाँ इक्वल? देखो ये इतना, ये इतना, तो इसका मतलब क्या है? एम्पियर सर्कुटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी है, ये इनकंसिस्टेंट है एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसको उन्होंने सही किया मैक्सवेल ने, उन्होंने इसको सही किया मैक्सवेल ने और इसको कंसिस्टेंट बनाया, इसमें इम्प्लीमेंटेशन किए। तो यहां तो आपको ये समझ में आ गई इनकंसिस्टेंसी कैसे, कि यहां जो करंट फ्लो होना था उसकी वजह से ये एम्पियर सर्कुटल लॉ लगा के ये हमारा स्टेटमेंट बना, यहां करंट के लिए ये बना, लेकिन यहां और यहां इन दोनों जगहों पे जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है वो ये होना चाहिए था, क्योंकि जब करंट यहां आई है तो यहां भी आई होना चाहिए था ना, लेकिन यहां नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जगह हम एक दूसरा आपको ऑप्शन बताते हैं आपको, और इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देते हैं। उन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया? उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इस जगह जो करंट है वो आई है, हमने आपकी बात मान ली आई। तो उन्होंने ये कहा कि अंदर यहां इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस और ये क्या है? माइनस है, तो उस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर एक करंट जनरेट हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। भाई जब करंट यहां से आप फ्लो कराओगे, इसे चार्ज कर रहे हो, इन बैटरीज को, इनको चार्ज, सॉरी इनको कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनको चार्ज कर रहे हो आप, तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने से इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। मान लो इसमें चार्ज बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ेगा, और मान लो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, यानी चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, और उन्होंने कहा उस इलेक्ट्रिक करंट का नाम है ID, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने इस करंट को डिस्प्लेस कर दिया और उन्होंने इस करंट का नाम कर दिया IC। इसको IC बोला और इसको ID बोला, इसको कंडक्शन करंट बोला, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। और उन्होंने इसको फिर करेक्ट किया, और करेक्ट करके उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने इसको करेक्ट करके क्या कहा कि जो ये आपका आइडियल है, ये वाला देखिए इधर BDL है ये। अब मैं बात करता हूं यहां BDL, ये जो C1 वाली बात थी ना, यहां बना था C1, BDL किसके लिए? C1 के लिए। कितना होगा? म्यू नॉट IC। कितना होगा? म्यू नॉट IC, ठीक है ना? ये हो गया आपका म्यू नॉट IC। और अगर मैं टोटल C के लिए निकालूं, ये तो C1 के लिए, मैं टोटल C की बात करूं तो म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट I और D, इसकी वजह से भी तो होगा। यानी उन्होंने कहा इस सर्किट में दो करंट होते हैं, यानी I बराबर क्या लिख दिया उन्होंने? फिर से मैं लिख रहा हूं, यहां देखिए म्यू नॉट I, इसमें इसने क्या लिख दिया? C BDL बराबर म्यू नॉट I की जगह IC प्लस ID, यानी जो इसमें टोटल करंट है जिसके लिए आपको एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाना है वो I की जगह क्या होगा? IC प्लस ID, यानी इसके अंदर करंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो करंट वो प्लस ये, दिस इज इक्वल टू IC प्लस ID। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल अब सही कर रहे हैं, ये टॉपिक नहीं है, अब इनकंसिस्टेंसी नहीं है। अब मैक्सवेल ने इसको कंसिस्टेंट किया और इसको सही किया, इसकी जनरलाइज फॉर्म दी। तो ये आप हेडिंग इसको लिख सकते हो, जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। तो हेडिंग क्या होगी इसकी? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ
जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर-सर्कुटल लॉ, एम्पियर-सर्कुटल लॉ। ये उन्होंने कहा कि भाई सीधी सी बात है कि बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, देन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ जो करंट होगा वो बराबर होना चाहिए यहाँ जो करंट होगा उसके, तो ये चीज भी तो हमें प्रूफ कराइए। तो मैं ये चीज आपको प्रूफ कराऊंगा। पहले तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, दिस इज द जनरलाइज फॉर्म। ये जनरलाइज फॉर्म है बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, यानी आई जो होगा वो आई सी प्लस आई डी के बराबर होगा। तो मैं इसको आपको क्लियर करा देता हूं नेक्स्ट में। अब देखिए, यस यहां की अगर हम बात करें तो कितना होगा, यहां की अगर हम बात करें तो बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी। ये कहां की बात हो गई, C1 की। कहां की बात हो गई, C1 की। इस जगह यहां मैंने C1 पहले ड्रॉ किया था ना, ये लो फिर से बना दे रहे हैं हम। दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ये C2। यहां चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेट हो रहा है वो आप लोगों को इस जगह पे होगा ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। किसकी वजह से, चेंज इन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी BDL C2 बराबर म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट। अब यहां पर आप लोगों को जो IC है वो नहीं लिखना, ID लिखना है। और वो भी किस तरीके से आप लिखोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID। ID की वैल्यू कितनी होगी, ID की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। आप लोग इसको फाइंड आउट कर चुके हैं बहुत पहले भी। कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू रख रहा हूं, ID की, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यस, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। किसकी वैल्यू रख दी हमने, ID की। किसकी वैल्यू रख दी भैया, ID की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, रिलेशन था चेंज डी फाई अपॉन डी टी। ओके, ये रिलेशन था। देखिए यहां मैंने किसकी वैल्यू रखी है, ये ID की। तो अब मतलब ये है हमारा कहने का कि ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। कैसे होने चाहिए भैया, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब हम इनको इक्वल कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां इसकी जगह डी फाई अपॉन डी टी, तो फाई की वैल्यू पुट करनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, C2 BDL म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी फाई। फाई, व्हाट इज फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, यस, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गई भैया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, देन C बराबर, सॉरी, C BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर निकाल लो और DQ अपॉन DT रख दो। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कितना आ गया, म्यू नॉट, और ये एज इट इज GQ अपॉन DT आई। यस और नो, आई। और ये D वाला ये है ना, DQ अपॉन DT दिस, तो ये I आ गया, यानी ये भी ये IC ही है। देन यू कैन राइट इट म्यू नॉट IC। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या दोनों बराबर हैं। ये मैं इसको C2 लिख, यहाँ पर 2 लिखना छोड़ रह गया था, तो ये हो गया ना क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और देखिए क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो इससे आप एग्री कर गए होंगे कि हाँ, इसके अंदर भी क्या होता है, करंट होता है। और वो करंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ ID। ये किसकी वैल्यू है, ID, डिस्प्लेसमेंट करंट की है। और मैं आपको ये प्रूव भी करा दूंगा कि ID की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी कैसे आई, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो यहाँ हमने इस ID की वैल्यू ये पुट की और इसको आगे बढ़ाया, तो ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई।
तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिस्प्ले इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ, और इनकंसिस्टेंसी क्या थी और कैसे थी वो भी मैंने आपको बताया, और यहाँ मैंने उसको जनरलाइज फॉर्म बताई आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ की, ये मैक्सवेल ने दी, उन्होंने पूरा ये समझाया और डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जो यहाँ आ रहा है, इसकी वैल्यू I एप्सिलॉन नॉट d∅/dt होती है। कैसे आई ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। हालांकि ये आप लोगों को फर्स्ट में भी ये चीज़ आपने पढ़ ली होगी, लेकिन अगर नहीं तो मैं इसको पूरा डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट का करा के इससे आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।